कैपिटल स्ट्रक्चर में जाने से पहले कंपनी है, कंपनी को क्या चाहिए? फंड। मीन्स फंड उसे अरेंज करना होगा। फंड अरेंजमेंट का पार्ट्स क्या क्या है? फंड कहाँ से अरेंज करते हैं? कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, आइदर शेयर से, मीन्स इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ डिवेंचर, और बैंक लोन, और पब्लिक डिपॉजिट। ये सारी जगह से तो पैसे लेंगे, कंपनी के पास पैसे आएगा। फिर बात आता है कि सर इशू ऑफ शेयर जो है, इशू ऑफ शेयर जो है, हम दो तरह के शेयर कर सकते हैं। हम चाहे तो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, फाउंडेशन लेवल पे पड़े हो, या फिर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन है, कंपनी को कंपनी को क्या इशू करना चाहिए? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, बैंक लोन, क्या करना चाहिए? कुछ डिफरेंसेस समझाता हूँ। इक्विटी शेयर कंपनीज के ओनर माने जाते हैं। इक्विटी शेयर को डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है। हायर द प्रॉफिट, हायर द डिविडेंड। नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड। एंड इन केस ऑफ लॉस, लॉस भी सफर करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर्स है जिसका डिविडेंड रेट प्री डिसाइडेड रहता है, मीन्स फिक्स रहता है। क्योंकि डिविडेंड है तो कभी डिविडेंड डिक्लेयर हो भी सकता है, बिकॉज डिविडेंड इज द सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तभी, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तभी क्या करेंगे? बोलो बेटा, हम डिविडेंड देंगे। नहीं डिक्लेयर हुआ तो डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन जो डिविडेंड का अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, वो डिविडेंड का अमाउंट बढ़ नहीं सकता। डिवेंचर क्या है? सर डिवेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट फिक्स रहता है, बट डिवेंचर हमारे लिए लोन होता है, तो इंटरेस्ट कोई डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं होता है। ऐसा होता है कि कंपनी बोलेगा मैं इंटरेस्ट डिक्लेयर करता हूँ, अरे भाई देना ही पड़ेगा, कंपल्सरली पेमेंट है। बैंक लोन में भी वैसे ही होगा, जो लोन अमाउंट है वो हमें कंपल्सरली क्या करना होगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरह से डेट मतलब डिवेंचर और बैंक लोन इन सबको हम लोग डेट बोलते हैं, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो कंपनी को करना क्या चाहिए? कंपनी को शेयर इशू करना चाहिए, शेयर में इक्विटी करना चाहिए, प्रेफरेंस करना चाहिए, डिवेंचर करना चाहिए, बैंक लोन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा सब। क्यों ऐसा थोड़ा थोड़ा सबसे क्यों लेंगे? क्या रीजन है? सर कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटीज पे, कंपनीज के नेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इक्विटी लेंगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में बढ़ जाएगा। तुम बोलोगे अगर हम डिवेंचर करेंगे तो डिवेंचर तो हमारे लिए बहुत रिस्की होता है। डिवेंचर हमारे लिए रिस्की होता है क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तब तो डिवेंचर का तुम्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, यानी कंपनी और ज्यादा लॉस कर जाएगा। तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कंपनीज के अकॉर्डिंग कि वो जो सबसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो। ऑप्टिमम मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू हो फर्म का, वहां फर्म का वैल्यू जहां सबसे ज्यादा हो वो हमारे लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या हो सकता है? सर हो सकता है कि कोई कंपनी हो जिसमें सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर हो सकता है तुम्हारे कंपनीज में कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी तुम्हारे कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है? सिर्फ इक्विटी हो सकता है, ओनली प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, ओनली डेट हो सकता है, और एनी एनी कॉम्बिनेशन मतलब तीनों में से तुम चाहो किसी भी कॉम्बिनेशन में रह सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर सकते हो या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कर सकते हो, और उसमें परसेंटेज अलग अलग आ सकता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग डेटास रहेगा, सारे डेटास अलग अलग रहेंगे। तो कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस अल्टीमेट हमें क्या चाहिए? किसी भी केस में हमें चाहिए कि कंपनी का जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए? हायर होना चाहिए। तो जहां कहीं भी वैल्यू ऑफ फर्म हायर रहेगा, जहां कहीं भी वैल्यू ऑफ फर्म
हायर रहेगा, वही मेरे लिए सबसे क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑप्टिमम कैपिटल, या दूसरी तरह से बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जहां सबसे कम खर्चा है। कम खर्चे में अगर हमें ज्यादा पैसे के अरेंजमेंट हो जाए तो वो मेरे लिए बढ़िया है। तो मेरे को कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर में जाना है यही डिसाइड करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। एक बार इसको नोट करो। इस पर्टिकुलर पार्ट से हमें और एक चीज का मतलब डिसीजन लेने में हेल्प होता है। तीन तरह के चीज होते हैं। क्या होता है, एक होता है रिस्क, एक होता है रिस्क, दूसरा होता है कंट्रोल, और तीसरा क्या होता है, कॉस्ट। रिस्क, हर तरह के टाइप ऑफ फंड के लिए हमारे पास एक रिस्क फैक्टर होता है। जैसे डिवेंचर इज वेरी रिस्की, क्यों, प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा। कंट्रोल, डिवेंचर होल्डर तुम्हारे बिजनेस को कंट्रोल नहीं करेगा, बट इक्विटी शेयर आकर तुम्हारे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। दूसरा आता है कॉस्ट, या तो इक्विटी या डिवेंचर जो भी सस्ता होगा हम उसे क्या करेंगे, हम उसे इशू करेंगे या उसे हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो रिस्क, कंट्रोल एंड कॉस्ट डिसाइड करने में हेल्प करता है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मेरा कैपिटल फॉर्मेट क्या होना चाहिए। क्लियर है क्या? सेम डिस्कशन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए। अब अलग अलग तरह के पार्ट्स है कि कैपिटल जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैपिटल बजटिंग में भी हेल्प करते हैं। कैपिटल बजटिंग मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है फर्म को, क्योंकि अल्टीमेट मुझे क्या चाहिए सर, अल्टीमेट मुझे चाहिए कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करना चाहिए। वैल्यू ऑफ फर्म क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, हमारे पास कुछ अप्रोचेस है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एक फॉर्मेट लेकर आता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से थ्योरीज के ऊपर हमें डिस्कशंस करना है। तो तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी इंक्लूड हो जाएगा इधर, तेरा पार्ट। So the capital structure theories and capital structure theories is based on capital structure relevance theory and capital structure irrelevance theory। irrelevance मतलब जिसका impact नहीं पड़ेगा। relevance theory में बोलता है net income approach which is called NI approach, which is called NI approach. Another one is traditional approach, MM approach which is called Modigliani and Miller approach। irrelevance series में आएगा net operating income approach, so ये है NI and this is the NOI। and Modigliani and Miller approach, इस approach में देखेंगे एक है with tax जो कि हमारे लिए relevance है, जो without tax है which is not relevance, so the irrelevance theory। तो ये दो irrelevance theories का पार्ट है और ये तीन रिलेवेंस थ्योरीज का पार्ट है। बट अगर हम एमएम अप्रोच को कंबाइन कर दें तो बेसिकली देयर आर 4 मेथड। तो अंडर एमएम अप्रोच देयर आर 2 पार्ट्स, विथ टैक्स, विदाउट टैक्स, विथ टैक्स, विदाउट टैक्स। सो हमें ये 4 अप्रोचेस पे डिस्कस करना होगा। तो तुम्हें कॉपी में क्या नोट करना है, तुम्हें नीचे नोट करना है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, एंड जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ थ्योरीज। ये तुम्हें याद होना चाहिए। NI approach, NOI approach, traditional approach and Modigliani and Miller approach। अब देखो जब कभी भी कोई अप्रोचेस होता है या कोई थेरीज होता है तो बेटा assumptions के बगैर हम थेरीज को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो थेरीज हम तभी इवेल्युएट कर पाते हैं जब वहां पे क्या रहता है, कुछ ना कुछ क्या रहता है सर, एजम्पशन। जैसे लॉ ऑफ डिमांड अगर हमें डिस्कस करने के लिए बोलता है, सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल डिक्रीजेस। लेकिन ये जो होगा और उल्ट वाइस वर्सा, अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा साथ में मेंशंस करते हैं बाय कीपिंग ऑल अदर्स items are constant, all other items or all other factors are like income, income effect, substitutions effect, taste and preference। समझ में आ रहा है क्या? ये सब अगर constant हो then only the theory
ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क, अदरवाइज वर्क ही नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई थ्योरीज दिया जाए कि तुम अगर ज्यादा पढ़ोगे तो एग्जाम पास कर जाओगे, ये थ्योरी तभी वर्क करेगा जब अदर्स पार्ट का एजम्पशंस हो कि तुम पढ़ाई भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे सिलेबस का है। अब तुम CA/CMA के एग्जाम दे रहे हो और तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, तो बोलोगे सर देखिए हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, तो थ्योरीज क्या बोलता है, बहुत पढ़ेंगे तो पास करना चाहिए, पास करोगे क्या? नहीं, एजम्पशंस है कि तुम्हें सब्जेक्ट रिलेटेड ही पढ़ाई करना है। दूसरा कि सर पढ़ तो बहुत रहे, याद नहीं करना है, हम दिन रात सिर्फ पढ़ते हैं, तो भाई साथ में है कि तुम्हें रिटेन भी करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ के छोड़ देने से नहीं होगा। मतलब हर एक थ्योरीज के लिए हम क्या करते हैं, एक एजम्पशंस लेकर आते हैं बेटा। तो हमारे लिए इस थ्योरीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। However, the following assumptions are made to understand the relationship, यानी इसे हम assumptions को समझेंगे। फर्स्ट assumptions क्या है, बोल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास दो ही तरह के फंड है, या तो हम उसे इक्विटी बोलेंगे, नहीं तो हम उसे डेट बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी हाइब्रिड फंड में नहीं जाएंगे, दो ही फंड का कैटेगरीज होगा, डेट एंड इक्विटी। The total asset of firm are given. The degree of leverage can be changed by selling debt to purchase share और selling share to retire debt। मतलब मेरे पास डेट और इक्विटी है, हम चाहें तो इक्विटी शेयर इशू करें और क्या करें, डेट को कम कर लें, क्योंकि शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, डिवेंचर को रिडीम कर लें, या डिवेंचर्स को इशू करें और शेयर्स को रिडीम करें, कर सकते हैं कि नहीं। टैक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, यानी हमें टैक्स कंसिडर नहीं करना है, जबकि एक्चुअल में टैक्स होता है। एक्चुअल में मेरे पास ज्यादा फंड होंगे, बट इसे समझने के लिए हमें दो ही फंड देखना होगा। द डिविडेंड पे आउट इज 100%, मतलब डिविडेंड रोकना नहीं है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड थ्योरी, वहां पढ़ेंगे कब डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ पता है क्या थ्योरीज? हाँ क्या क्या था बोलो, गॉर्डन्स मॉडल याद आ रहा है, वॉल्टर्स मॉडल, और वहां भी MM अप्रोच था। ये तीन मॉडल में सजेस्ट करता है कि डिविडेंड मुझे देना है, कितना देना है ये डिसाइड, बट यहाँ 100% डिविडेंड देंगे। द फर्म्स टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितना फर्म का टोटल फाइनेंस, मतलब अगर 4 करोड़ है तो तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले आओ, डिवेंचर और इक्विटी दोनों को मिलाकर 4 करोड़ ही होना चाहिए। बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर टाइम, बिजनेस रिस्क, मैं फाइनेंस रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जिस कैटेगरी का तुम बिजनेस कर रहे हो बेटा वो रिस्क हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर हम इस इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में है या पेपर इंडस्ट्री में है, तो हर साल रिस्क बदल जाता है, एक जैसा ही रिस्क रहेगा। एंड फर्म का लाइफ परपेचुअल होना चाहिए, मीन्स शॉर्ट टर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल फिर कंपनी बंद हो जाएगा। तो हम जिस कैटेगरीज में, वहां पे फर्म का लाइफ क्या है, परपेचुअल, हमेशा चलता रहेगा, तब तुम इस थ्योरी को क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज यू आर अनेबल टू अप्लाई दिस थ्योरी, इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसे अप्लाई करने के लिए ये सारे कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड होना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हम देखेंगे NI अप्रोच। सबसे पहला पार्ट क्या है, NI अप्रोच, जिसे हम लोग नेट इनकम अप्रोच बोलते हैं। तो हमारे लिए आ जाएगा NI अप्रोच, बट बिफोर गोइंग टू NI अप्रोच मैं तुम लोगों को एक इनकम स्टेटमेंट लिख के देता हूं। क्या दूंगा, ये इनकम स्टेटमेंट तुम्हें लिवरेज में भी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट तुम्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चाहिए, ये इनकम स्टेटमेंट तुम्हें डिविडेंड मॉडल में भी चाहिए, हर जगह पे ये इनकम स्टेटमेंट होता है। क्या होता है ये इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्स, क्या आता है, सेल्स, सेल से हम लोग माइनस करते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग माइनस करेंगे लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है बट कैसा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस करोगे तो तुम्हारे पास निकल जाएगा EBIT, फुल फॉर्म इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड
टैक्स। अर्निंग की जगह पे अगर प्रॉफिट लिखोगे इसका नाम हो जाएगा पीबीआईटी। क्या नाम हो जाएगा? पीबीआईटी। ईबीआईटी की जगह हो जाएगा पीबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन क्या करेंगे? देन हम लोग यहां से करेंगे लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। नहीं, अब इसके बाद होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद इसका नाम हो जाएगा ईबीटी, का पूरा नाम हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स करने के बाद का नेम हो जाएगा ईएटी, का नाम हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। के बाद हम लोग क्या करेंगे? लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तुम्हें हर जगह के लिए चाहिए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद इसका नेम हो जाएगा ई ए ई एस। ई ए एस का मतलब होता है अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ई ए एस आ गया। ई ए एस के बाद क्या करते हैं? करते हैं लेस डिविडेंड, डिविडेंड पेड और डिक्लेयर। ईएस से जब डिविडेंड दे देते हैं, ये एंड में जो नाम आता है उसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग कब अराइज होता है? फ्रॉम ईएस आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड। डिविडेंड को भी माइनस कर देंगे तो हमारे लिए पार्ट हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। अभी अगर हमें निकालना हो ईपीएस, ईपीएस निकालने का तरीका होता है अर्निंग पर शेयर ईएस डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये स्टेटमेंट लिखिए, ये स्टेटमेंट बहुत काम का है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनआई अप्रोच। विच वन? एनआई अप्रोच की बात आप करते हैं। एनआई मतलब नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। इसमें सबसे पहले में निकालना होता है वी, दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकलता है? एस प्लस डी। तो वी मीन्स वैल्यू ऑफ, V means value of firm and S means market value of equity, D means market value of debt। बेसिकली जो मार्केट वैल्यू और डेट बेटा वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि उसका जो डिविडेंड होता है वो कांस्टेंट होता है। बट इक्विटी का मार्केट प्राइस क्यों चेंज होता है? क्योंकि अर्निंग बढ़ गया, डिविडेंड बढ़ गया, डिविडेंड घट गया, तो वो फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है। तो एस निकालने का तरीका क्या रहता है? एनआई नेट इनकम बाई केई, नेट इनकम बाई केई। साथ में क्या निकालना पड़ता है? केओ। केओ निकालने का फॉर्मूला होता है ईवीआईटी बाई वी, ईवीआईटी बाई वी। तो हमें ये तीन चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा अंडर एनआई अप्रोच, अंडर एनआई अप्रोच। क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वी, एस एंड केओ। केओ का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केओ मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केओ को हम लोग के डब्ल्यू भी बोलते हैं। के डब्ल्यू मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईबीआईटी पहले लिख दिया। वी मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म, अदर्स डेट। अच्छा, केई, केई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे केडी, केडी मीन्स होता है, यहां यूज नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ डेट।
टीडी मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट, यहां वो यूज नहीं होगा। तो एक बार कॉपी कर लो फटाफट। यानी एनआई अप्रोच में हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ फॉर्म चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड वैल्यू ऑफ एस प्लस डी। डी तो डिवेंचर का वैल्यू उतना रहेगा, इक्विटी का फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन हमें क्या चाहिए, एओ। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा, अच्छा लीवर्ड और अनलीवर्ड पता है क्या क्या होता है, लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म। लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है, लीवर्ड फॉर्म, लीवर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो डेट यूज करता है, ठीक है ना, क्या करता है, डेट, मतलब लीवर्ड फॉर्म मीन्स यूजिंग डेट इन कैपिटल। जो लोग कैपिटल में डिवेंचर यूज करता है वो क्या है, लीवर्ड। और जो अनलीवर्ड फॉर्म रहता है वो क्या करता है, अनलीवर्ड फॉर्म मीन्स नो डेट इन कैपिटल, नो डेट इन कैपिटल, जो कि डिवेंचर मतलब लोन वगैरह ये सब यूज नहीं करता है, ऐसा फर्म उसको अपने लोग बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म। ये जो मेरा एनआई अप्रोच है, दिस एनआई अप्रोच इज रिलेवेंस, कि अगर हम अपना लिवरेज बढ़ाएं, लिवरेज मतलब डिवेंचर बढ़ाएं, लोन बढ़ाएं, मतलब जहां पर फिक्स इंटरेस्ट है अगर उसे हम इंक्रीज करेंगे, सो इंक्रीज इन लिवरेज, लिवरेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन केओ, तो मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो घट जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। ये क्या चीज का पार्ट है सर, ये एनआई अप्रोच का पार्ट आएगा, एनआई अप्रोच का पार्ट आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझिए अच्छे से। सारा लिख दिया, के मतलब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारा डेटा तुम लोगों के पास। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ सम स्टार्ट, जैसे एक समझाने के लिए पहले लेकर, इस अप्रोचेस को सर्च करने वाले कौन थे, डेविड डोरान, ठीक है ना, डेविड डोरान ने ही इस अप्रोचेस को दिया था। क्वेश्चन नंबर, डेविड डुरांट एंड कंपनी लिमिटेड हैज 1 crore ना in 10% debenture, and the equity capitalization rate is 12.5% of the company's expecting an annual earning before interest and tax means EBIT 25 lakhs. You are required to calculate value of firm V निकालना है, overall cost of capital KO निकालना है using NI approach, ignore tax यानी टैक्स हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले, और साथ में 2 केसेस है, तो हम लोग पहले केस नंबर ए लेते हैं और बाद में 2 जगह रखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, EBIT, तो द EBIT देख लो, कॉपी करने का मौका देंगे।
पहले देख लो अच्छे से। ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना गिवन है सर? ईबीआईटी गिवन है 25 लैक्स, यहाँ लिखेंगे 25 लैक्स। इस 25 लैक्स से क्या माइनस करेंगे? लेस इंटरेस्ट। लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 12.5% ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ का 12.5% करेंगे तो क्या आएगा? 12,50,000। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग इट्स बिकम 12,50,000। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसे हम लोग बोलते हैं नेट इनकम, विच इज कॉल्ड एनआई। क्या कहलाएगा? एनआई। नहीं नहीं बेटा, गलत कर दिया ना। डिवेंचर का रेट 10% है, 12.5% इज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो तुम्हें 1 करोड़ का 10%, ये 10 लाख लेना था। इंटरेस्ट इज 10 लाख। आफ्टर सब्सट्रैक्शन इट्स बिकम 15 लैक्स। कितना हो जाएगा? 15 लैक्स। एंड देन केई, नाउ केई इज 12.5%। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है केई, अगर गिवन ही है तो हमें निकालना मार्केट वैल्यू एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई बाई के ई। एन आई बाई के ई कितना आएगा बताओ? एन आई बाई के ई कितना? हाँ, और डिवाइडेड बाई 12.5%, 1 करोड़ कुछ आ जाएगा ना। 1 करोड़ 20 लैक्स। कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 20 लैक्स। काउंट करो ना ऐसे, यूनिट 10 100 करके काउंट करोगे, समझ में आ जाएगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 करोड़ 20 लाख। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। तो हमें क्या निकालना है? वी। वी मीन्स एस प्लस डी, इक्विटी दोनों को ऐड करेंगे, 2 करोड़ 20 लैक्स। हमें निकालना है केओ। केओ मीन्स व्हाट? ईबीआईटी बाई वी। कैलकुलेटर पे टाइप करो, योर ईबीआईटी इज 25 लैक्स। कैलकुलेटर पे टाइप करो 25 लैक्स, किए डिवाइड 2 करोड़ 20 लैक्स। 2 करोड़ 20 लैक्स कितना आया? 0.11। और कुछ है? इसका मतलब क्या? 11%। 666, इसके बाद 36 है ना, तो 11.36। पता है कि पॉइंट को, डेसिमल को परसेंटेज में करना हो तो इंटू 100 करते हैं, या मैथमेटिक्स का रूल है। आ गया 11.36। अभी तुम लोग कॉपी मत करना। इसमें देखो, अब इसी को लिखने का एक तरीका और बताता हूँ। ये सवाल जब हमने किया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ऊपर में चाहो तो इक्विटी लिखो और नीचे लिख लो डेट। इक्विटी तो हमें पता नहीं, डेट। डेट कितना है? 1 करोड़। इससे क्या पता चलेगा कि हमें अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। डेट में क्या है? डेट का जो परसेंटेज है डिवेंचर, यहाँ लिख देंगे 10%। डेट मतलब डिवेंचर, 10% डिवेंचर। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये हमें किसी काम का नहीं है, लिखे रहोगे तो तुम्हारे लिए फायदा पहुंचाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगला टास्क अभी मैं तुम लोगों को दूंगा। क्या दूंगा? अगला क्वेश्चन बोला है रेज 25 लाख बाई इशूइंग ऑफ 10% डिवेंचर एंड यूज द प्रोसीड्स टू रिडीम सम ऑफ द इक्विटी शेयर। हम चाहते हैं कि मेरा इक्विटी शेयर कम करें, इसके लिए हम और 25 लाख रुपए का डिवेंचर इशू करते हैं। मतलब अब मेरे पास डिवेंचर कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 25 लाख। दिस इज द ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि 25 लाख हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे और हम अपना डिवेंचर रिडीम कर लेंगे। डिवेंचर है 1 करोड़ और हम 25 लाख का डिवेंचर रिडीम कर लेंगे। नाउ बिकम्स डिवेंचर 75 लाख। दिस इज द ऑप्शन ऑफ B2। अब मेरा बात समझिए, इस पूरे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट के ऊपर ही डिवेंचर का यूज है और बाकी बात डेटा में तो डिवेंचर का कोई यूज है क्या? नहीं है। तो इस पूरे सम्स को तुम लोग अभी कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद कॉलम B1 एंड कॉलम B2 ये तुम अभी सॉल्व करके दिखाओगे।
कितना है केओ मुझे बताओ, दूसरे का केओ कितना है? 11.1, दूसरा 11 देखो क्या हुआ, डिवेंचर बढ़ा तो कॉस्ट घटा, डिवेंचर घटाए तो कॉस्ट बढ़ गया, यही तो रिलेशनशिप बता रहे थे। यानी अगर हम लोग कॉस्ट, डिवेंचर बढ़ा मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब लिवरेज बढ़ा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटा ना बढ़ा? घट गया। अभी देखो यहाँ पर लिवरेज घटा मतलब डिवेंचर घटा है तो वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया, वैल्यू हमारा इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा उसके बाद तुम लोग इसको कर पाओगे। क्वेश्चन है एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपेक्टेड EBIT ऑफ प्रोक्टर एंड गैम्बलर लिमिटेड इज दिस। EBIT दिया गया एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% मींस KE, कॉस्ट ऑफ डेट दिया गया KD, टोटल कैपिटल कितना चाहिए 4 करोड़ एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब हमें V निकालना है एंड KO निकालना है यूजिंग NI नेट इनकम अप्रोच इफ द डिग्री ऑफ लिवरेज इज, पहला देखो क्या है 0%, 25%, 50%, 75%, 100%। मैं बताता हूँ कितना केस हो गया, टोटल 5, यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। भी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एंड नीचे लिखेंगे डेट। DYV मतलब यहाँ पर जो डिवेंचर है ना 0% होगा, मतलब डिवेंचर नील। इक्विटी मुझे कितना करना है, टोटल 4 करोड़ ही करना है। क्यों? क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है वो 4 करोड़ होना चाहिए। दूसरे वाले केस में डिवेंचर 25% होगा मतलब 1 करोड़ होगा, ये टोटल कितना होगा 3 करोड़ होगा, टोटल कितना आएगा 4 करोड़। अभी 50% है तो ये हो जाएगा 2 करोड़, और ये भी कितना होगा 2 करोड़, टोटल कितना हो जाएगा 4 करोड़। अगला क्या है 50% के बाद 75%, मतलब 3 करोड़ यही होना चाहिए डिवेंचर, 1 करोड़ होना चाहिए इक्विटी, टोटल हो गया 4 करोड़। अच्छा ये बोल रहे नहीं 100% होना चाहिए, मतलब 4 करोड़ होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर, इक्विटी होना चाहिए नील। तो देखो हर केस में फर्म के पास उतना ही तो सोर्स है, 4 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ मिल गया। अब क्या करोगे, एक में करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ क्या है EBIT दिया हुआ है कितना 60 lakhs, अभी हमसे EBIT से क्या माइनस करते हैं, लेस इंटरेस्ट कितना 10%, तो इंटरेस्ट तो है ही नहीं इधर में तो नील, ये 60 लाख का 60 लाख ही रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे NI। NI के बाद हमारे पास KE दिया गया कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, तो हमें क्या निकालना है S का फॉर्मूला क्या होगा NI बाई KE। NI कितना है 60 लाख डिवाइडेड बाई 15% करो कितना आएगा 4 करोड़, क्या आ गया 4 करोड़। देन निकालना है D तो हमारे पास नील है, तो मेरे पास V S प्लस D 4 करोड़ ही होगा। देन हमें निकालना है KO का फॉर्मूला होता है EBIT बाई V, EBIT बाई V करोगे तो 15% आ जाएगा। हाँ लेकिन ऐसे दिखाएंगे नहीं फॉर्मेट में, क्योंकि जनरली क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, अभी तो तुमको दूसरे में चाहिए ही होगा, तो तुम उसमें शॉर्टकट मार के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको स्टेटमेंट फिर अलग अलग बनाना पड़ जाएगा। पहले ये वाला पार्ट कॉपी कीजिए, फिर हम ये वाला पार्ट कॉपी करने देते हैं, देन सम सॉल्व कीजिए।
मेरे को एक बार बताओ KO का क्या क्या परसेंटेज है, दूसरे में कितना है? 0.8, 85, देन 5। देख रहे हो KO बदल रहा है कि नहीं? जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें, ये NI अप्रोच का पार्ट है। तो हम लोग का दूसरा पार्ट आएगा जिसको हम लोग NOI अप्रोच की बात करेंगे। ये CA तो सॉल्व कीजिए पार्ट है कोई। ट्वेल्व पॉइंट नाइन है, सभी का सेम है। तो एक ही डेटा पूछा तो हम लोग आंसर भी किस पे देंगे? एक पे ही देंगे, सारे पे आंसर देने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए नहीं आंसर दो। ठीक है। NOI से सारा है। एक ये चैप्टर पहले पढ़ते तो ये इजी लगता है, ये ऐसा चाहिए होगा कुछ नहीं, क्या हुआ रहता थोड़ा सा कन्वीनियंट, नहीं भी किया हुआ तो पहली बार में भी स्टार्ट कर सकते, दो में से कोई एक ही एक बार में स्टार्ट। ठीक है, तब ये